हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? एवरीथिंग इज फाइन। ओके। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉर्नर में। हमारे यहाँ इस चैनल पे जो टॉपिक चल रहा था वो था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लेकिन आज पहले थोड़ी सी बात एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो कई दिनों से मैं सोच रहा था कि उस टॉपिक पे डिस्कशन करें। हालांकि बहुत डिस्कशन किया जा चुका है इस टॉपिक के बारे में, लेकिन फिर भी कंडीशन जो है ना वो वैसी की वैसी है, उसके अंदर कोई चेंज आया नहीं है। मोस्टली ज़्यादातर चेंज उसके अंदर हुआ नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, कुछ जो है वो बाकी लोग भी उस पर ध्यान नहीं देते हैं, फोकस नहीं करते हैं। तो वो सिचुएशन वैसी की वैसी बनी हुई है, उसमें कोई भी मतलब ऐसा नोटिसेबल चेंज नहीं आया। और वो है हैंड राइटिंग, लेखन, लिखावट। कैसे लिखा जाए? क्योंकि हमारा जो एग्जाम पैटर्न है ना वो ओरल नहीं है। ओरल नहीं है, वो रिटर्न है, जिसमें हम आंसर लिख के आते हैं, ऐसा एग्जाम पैटर्न है। और इस एग्जाम पैटर्न में यदि हम क्लियर नहीं लिखेंगे, अंडरस्टेबल नहीं लिखेंगे, तो फिर हमें कितना भी याद हो, कितनी भी हम लर्निंग करके आए हो, उसका कोई फर्क पड़ता नहीं। अब अंडरस्टैंडिंग किसको होनी चाहिए? जो हमारी आंसर शीट चेक कर रहा हो। कंपटीशन एग्जाम में हमें केवल सर्कल ड्रा करना है, वो एक अलग सिस्टम है। लेकिन जो हमारी एकेडमिक एजुकेशन है या एकेडमिक एग्जाम्स लगती है, स्कूल के अंदर जो एग्जाम लगती है, उसके अंदर हमें आंसर लिखना ही है। लिखेंगे तो वर्ड्स लिखेंगे, लेटर्स लिखेंगे, सेंटेंसेस लिखेंगे। अब यदि वो जो हमने लिखा है वो उस व्यक्ति को या उस टीचर को समझ नहीं आया जो कि आपकी आंसर शीट चेक कर रहा हो, तो मार्क्स आ पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो कम से कम हमारी जो हैंडराइटिंग है, हमारा जो लिखन है, वो इतना क्लियर तो हो, इतना अंडरस्टेबल तो हो कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, क्या आंसर लिख रहे हैं, ये उस व्यक्ति तक या उस इंसान तक पहुंचे या उस टीचर तक पहुंचे जो हमें मार्क्स देने वाले हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी स्टार्ट से, कि गलती मिस्टेक कहाँ होती है। स्टार्ट जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो उसकी हैंडराइटिंग एकदम से अच्छी नहीं होती है। वो तो भी लिखना सीखेगा, लेटर्स सीखता है, फिर वर्ड्स कनेक्ट करना सीखता है, फिर सेंटेंसेज लिखना सीखता है। लंबी प्रोसेस है। लेकिन उस समय यदि टीचर्स इग्नोर करते हैं या पेरेंट्स इग्नोर करते हैं, तो फिर वो उसकी हैंडराइटिंग वैसी परमानेंट हो जाती है, फिर इम्प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि अब उसकी वो हैबिट बन गई है वैसा लिखना। पेरेंट्स क्या है, आजकल सभी जो हैं वो सब कामकाजी हैं, सब बिजी हैं, सब जॉब पे जाते हैं। तो वो उतना ध्यान, उतना अटेंशन बच्चे की हैंडराइटिंग पे नहीं दे पाते हैं जितना कि देना चाहिए होता है। टीचर्स के भरोसे रह जाते हैं कि वो सब कुछ कर लेंगे। हालांकि टीचर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जो अटेंशन, जो फोकस उनको घर पे मिलना चाहिए था स्टूडेंट्स को, बच्चों को, वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से फिर वो हैंडराइटिंग परमानेंट हो जाती है। तो उससे किस तरह से बचा जा सकता है? तो जो अभी स्टार्ट करेंगे इस नेक्स्ट अकेडमिक ईयर में स्कूल जाना, छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे तो नहीं जाते हैं लेकिन जो भी जाने वाले हैं वो, तो उसको जब आप स्कूल भेजने की तैयारी करें, तो तब से केवल एक एक ईयर, पहला साल यदि आप उस पर फोकस रखेंगे, उसकी हैंडराइटिंग पे फोकस रखेंगे, तो उसकी हैंडराइटिंग ऑटोमेटिकली इम्प्रूव ही रहेगी। क्योंकि एक बार हैबिट बन गई लिखने की, फिर वैसी ही रहती है, फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ही होगा, ऐसा नहीं कि और ज़्यादा खराब हो जाएगी। वो अच्छी से और अच्छी होती जाएगी, लेकिन स्टार्ट में ध्यान देना जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि केवल नए बच्चों की हैंडराइटिंग खराब होती है। मैंने बहुत बच्चों को देखा है जो 10th में है, 12th में है, 11th में है, 9th में है, 8th में है। हैंडराइटिंग ऐसी है कि पूछो मत। मतलब जिसको अपन ये कहें कि सुबहान अल्लाह, ग्रेट, ऑसम, सुपर, ऊपर से ऊपर, तो वो सब जो है वो क्यों है? क्योंकि स्टार्ट से उनकी हैबिट जो है वो ऐसी बन गई है कि वो इम्प्रूव कर ही नहीं पाए, और किसी ने उनको इम्प्रूव करने के लिए कहा भी नहीं। कहा भी है तो उन्होंने इग्नोर किया है। लैक ऑफ टाइम या फिर लैक ऑफ अटेंशन, जैसा भी आप समझना चाहें वैसा समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हैंडराइटिंग को इम्प्रूव कैसे किया जाए, और किस तरह से हम लेटर्स को, छोटे जो स्टार्टिंग या न्यू स्टूडेंट हैं या न्यू चिल्ड्रन हैं जो पहली बार स्कूल जाएंगे, उनको किस तरह से हम वर्ड्स को, लेटर्स को लिखना सिखाएं। थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा अटेंशन काफ़ी है, सफिशियंट है, इनफ है उनकी हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने के लिए। चलिए, तो जहाँ तक बात इंग्लिश की है, इंग्लिश हैंडराइटिंग, इससे पहले कि अपन ये वीडियो शुरू करें, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक बाद में करते रहना यदि समझ में आए।
तो इंग्लिश हैंड राइटिंग के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो उसकी नोटबुक। नोटबुक कौन सी? वो नोटबुक जो 4 लाइन की होती है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये नोटबुक, यही होनी चाहिए जो नए बच्चे हैं उनके लिए। और जिन जो मतलब 10th में है, 12th में है, या फिर और किसी स्टैंडर्ड में है, वो भी इम्प्रूव करना चाहें तो ये बेस्ट वे है 4 लाइन की जो नोटबुक है वो। अब देखिए इसमें कौन सी जो लाइंस है वो काम की है। जो कैपिटल लेटर्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स जो होते हैं वो लिखे जाते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लाइन में। थर्ड लाइन तक ही रहते हैं, जैसे ए। अब ये जो है ये तो अपन 4 लाइन में सीख रहे हैं, फिर 1 लाइन में भी चलेंगे, जैसे कि नॉर्मली नोटबुक अपन यूज करते हैं एसएसटी में, साइंस में, मैथ्स में, उनमें भी कैसे लिखेंगे वो बाद में समझते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो कैपिटल जो लेटर्स होते हैं वो जो फर्स्ट 3 लाइंस होती हैं उनके अंदर कंप्लीट होते हैं, ठीक है। फिर आप जेड तक जब पहुंचेंगे, जेड तक जब पहुंचेंगे तब तक ये 3 लाइंस में ही चलता रहेगा। सारे कैपिटल लेटर्स जो है वो कौन सी लाइनों में आते हैं? ऊपर वाली 3 लाइंस में, ठीक है। तो आप ये कोशिश करिए अपने जो भी बच्चे हैं घर में, जो अभी पहली बार स्कूल जाएंगे या फिर जिनकी हैंड राइटिंग खराब है किसी भी स्टैंडर्ड में हो, उनको एक 4 लाइन की नोटबुक दीजिए और इस तरह से प्रैक्टिस करवाइए उनको, इस तरह से प्रैक्टिस करवाइए। नेक्स्ट, ये तो कैपिटल लेटर के लिए होगा। स्मॉल लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं? तो स्मॉल लेटर्स के लिए ये हमारे पास में 4 लाइन। अब स्मॉल लेटर का सिस्टम दूसरा है थोड़ा सा, क्योंकि उसके अंदर सारे जो लेटर्स हैं उनके लिखने का तरीका अलग है। मोस्टली इन 2 लाइनों के बीच में आते हैं ज्यादातर लेटर्स, कुछ एक जो है वो ऊपर, कुछ नीचे की तरफ। तो जो 2 लाइन के बीच में आने वाले हैं उनको बस आप ये नोटिस करें कि वो यही लिख रहा है या नहीं लिख रहा है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, जैसे बी है, दिस टाइम बी का ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो जा रहा है, फर्स्ट लाइन टच नहीं कर रहा है वहां पे, फर्स्ट लाइन को टच नहीं करेगा, यहाँ थोड़ा सा गैप रहेगा, लेकिन जाएगा इन दोनों बीच वाली लाइन से ऊपर तक। और जो इसका ये गोल वाला पार्ट है, राउंड पार्ट जो है, जिसको अपना समझ सकते हैं, जो पेट है इसका, तोंद जो है वो रहती है दोनों लाइन के बीच में। जैसे फॉर एग्जांपल डी लें अपन, तो डी इसका जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। अब एक नीचे जो जाते हैं उनकी बात कर लेते हैं, जैसे जी है, तो जी का जो ऊपर वाला सिरा है वो ये, और नीचे वाला जो है वो नीचे वाली 4th लाइन के अंदर जाएगा नीचे। वाई का भी ऐसा ही होता है, वाई का होता है ऐसे। अब ये चीजें जो है वो सबको अच्छे से पता है, पेरेंट्स को भी पता है, बच्चों को भी सिखाई जाती है, लेकिन वो लैक ऑफ अटेंशन या लैक ऑफ फोकस, वो ध्यान देना बंद कर देते हैं, देखते नहीं कि अपन किधर लिख रहे हैं। और फिर जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल हो जाती है इन द एंड, जब उसकी हैबिट बन जाती है लिखने की, फिर वो अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां लिखता रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 4 लाइन की नोटबुक, फिर उसको पूरा अल्फाबेट आप इस तरह से लिख के दें, कैपिटल हो तो पूरा अल्फाबेट। यदि आप पेरेंट्स हैं तो आप लिख के दें, टीचर्स तो लिख के देते हैं, उनको मैं कोई सजेशन नहीं दे सकता हूँ। पेरेंट्स के लिए सजेशन है कि आप उनको इस तरह से एक बार लिख के दें पूरा, कैपिटल और स्मॉल लेटर्स, और फिर उसको इंसिस्ट करें, बच्चे को इंसिस्ट करें कि वो इसी तरीके से लिखने की कोशिश करे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है लेटर्स को सीधा स्ट्रेट रखना, जिससे कि वो एक दूसरे के ऊपर गिरते हुए नहीं दिखे, और मतलब वो पजल नहीं हो, एक एक दूसरे के अंदर कंजस्टेड नहीं हो, जिससे कि अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम बाद में क्रिएट हो। तो ऐसा नहीं हो, आप ये पूरा अल्फाबेट, दोनों अल्फाबेट पहले ये तो लिखें। कईयों को क्या होता है, नया फैशन, नया जो मॉडर्न एज है उसके अंदर फैशन चला है कि सबको कर्सिव राइटिंग लिखनी है। अब कर्सिव राइटिंग लिखनी तो है, लेकिन पहले उसको ये तो पता हो कि जो बेसिक अल्फाबेट है, कैपिटल और स्मॉल, वो कैसे लिखे जाते हैं। अब कर्सिव जो हैंडराइटिंग है उसके अंदर उसका लिखने का तरीका बहुत स्पेसिफिक है, लेकिन हम लिखते उसको इस तरह से हैं कि वो जो है वो हम लिखना कुछ और चाहते हैं, वहाँ लिखा कुछ और जाता है ना। तो पहले बेस उसका अच्छा होना चाहिए। कर्सिव कर्सिव तो ऑटोमेटिकली फिर वो धीरे धीरे जब लिखिएगा उस हैंडराइटिंग के अंदर अपने आप परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन जिसको यही नहीं पता है कि जो 1 लाइन की ये जो नोटबुक है, 1 लाइन की है ये, इसमें वो यदि जी को ऐसे लिखेगा तो फिर वो क्या कर्सिव लिखेगा, क्या क्या करेगा।
है ना। तो बेसिक तो पता हो उसको कम से कम पहले। तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बिल्कुल प्रॉपर वॉच करें कि बच्चा कैसे लिख रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं करना, 10-15 मिनट यदि आप उसको इंसिस्ट करेंगे, आप उसके ऊपर ध्यान रखेंगे, काम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसको जब अपन लिखते हैं तो वन लाइनर कॉपी कैसे बनती है। ये तो 4 लाइन कॉपी थी। ये बीच वाली जो लाइन है उसको मैं इरेज कर रहा हूँ। सेकेंड जो लाइन है उसको, और मैं 4th लाइन को भी हटा रहा हूँ। ये हमारी 1 लाइन कॉपी होती है, इसमें एक ही लाइन होती है। अब आपने ये ध्यान दिया होगा कि यदि हम कैपिटल लेटर लिख रहे हैं 1 लाइनर में, 1 लाइनर जो नोटबुक है उसमें, तो यदि हमने कैपिटल लेटर लिखा है तो वो उस पूरी लाइन को ही कवर करेगा। क्या करेगा? पूरी लाइन को ही कवर करेगा। ये तो है रूल, लेकिन आप चाहें तो उसको हापर पार्ट में लिख सकते हैं, लेकिन वो बाकी जो स्मॉल लेटर्स होंगे ना जो उसके आगे लिखेंगे आप, क्योंकि जब अपन सेंटेंस लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी के आगे का सारे स्मॉल होते हैं। तो वो जो कैपिटल लेटर होगा वो सबसे बिग ही होगा। आप उसको भले ही पूरी लाइन को कवर करके नहीं लिख रहे हैं, लेकिन जितना भी लिखा है बाकी के लेटर्स उससे स्मॉल ही होने चाहिए। कहीं आप उसकी बराबर करोगे तो फिर दिक्कत है। इसको हटा के देखते हैं। इसको 1 लाइन कॉपी बनाते हैं, 1 लाइनर। ये हमने बना दिया इसको 1 लाइनर। 4th लाइन को भी हटाएंगे अभी। ये लीजिए। तो ये हो गया हमारी वन। अब आप देख रहे हैं कि ए जो है वो 1 लाइन कॉपी में आधे पार्ट को ही कवर करता है। और यदि हमने कैपिटल लेटर भी इतना ही लिखा है तो फिर कोई डिफरेंस नहीं हुआ दोनों के बीच में, कम से कम अलग तो दिखे। अब आप बी को यदि इतना बड़ा लिख रहे हैं 1 लाइन की कॉपी में, और इस बी को आप, जो कैपिटल बी है उसको आप इतना सा लिख रहे हैं, तो फिर चलने वाली बात नहीं है ना। तो इससे ध्यान रखें कि जो कैपिटल लेटर्स हैं वो स्मॉल लेटर से बिग ही होंगे, बड़े ही होंगे। तो इस तरीके से ये अल्फ़ाबेट जो हैं वो 4 लाइन कॉपी में और 1 लाइन कॉपी में हमें अरेंज करने हैं। तो यदि आप उनको ये चीज़ एक बार समझा देंगे बच्चों को, अब जो हायर स्टैंडर्ड में चले गए हैं बच्चों, उनको थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्टी होगी ये सब करने में। छोटे बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं उन पर ज़्यादा फोकस रखिए, और जो बड़े वाले हैं उनको भी इंसिस्ट करिए कि थोड़ा हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करें। इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5-10 दिन ज़्यादा डिफिकल्टी होगी, फिर अपने आप ही सब कुछ स्मूथली चलने लग जाएगा। अब बात करते हैं हैंड राइटिंग को कैसे इम्प्रूव करें। ये तो अल्फ़ाबेट कैसे लिखे जाते हैं 4 लाइन और 1 लाइन में, वो हमने देखा, है ना। अब हैंड राइटिंग को कैसे इम्प्रूव करें। हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने का सीधा, सरल, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ एक ही रास्ता है। वो है, जब आपकी हैंड राइटिंग खराब है, वर्स है, बेकार है, अनस्टेबल नहीं है, तो आप कोशिश करिए कि आप एक, ये स्टूडेंट्स के लिए है, और यदि पेरेंट्स को भी लगता है कि उनके जो बच्चे हैं उनकी हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, तो वो इंसिस्ट कर सकते हैं। यदि बच्चों को लग रहा है कि हैंड राइटिंग खराब है, तो फिर वो खुद इस, अब क्योंकि हॉलीडेज चल रहे हैं तो वो कोई काम है नहीं, कम से कम यही कर ले। क्योंकि जब एग्जाम में आप एग्जाम दे के आते हैं तो आपका चेहरा नहीं दिखेगा, आप किस तरह के दिखते हैं वो नहीं दिखेगा। आपकी जो आंसर शीट है उसमें क्या लिखा हुआ है वही आपके अच्छे या बुरा होने का जो भी प्रूफ है वो दिया जाएगा। तो 4 लाइन नोटबुक लें, थोड़ी ट्राई करें, लेटर्स को सीधा रखें, स्लोली लिखें, केयरफुली लिखें। एक बार हमें ये सारी चीज़ें इस तरीके से जैसे मैंने बताई वो लिखने में दिक्कत होगी, लेकिन धीरे धीरे एक बार हमारी हैबिट बन गई, उसके बाद में सब कुछ स्मूथली स्टार्ट हो जाएगा। फिर भी यदि कोई आपको प्रॉब्लम है हैंड राइटिंग को कैसे इम्प्रूव करें, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके बारे में और डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन आप पहले ये काम तो सही स्टार्ट कीजिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ अभी क्योंकि अभी हॉलीडेज है, और ये बेस्ट ओकेजन है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने की। और हैंड राइटिंग इम्प्रूव होगी तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। कई बार हम 80% को डिजर्व करते हैं, लेकिन हमारी जो हैंड राइटिंग है, ड्यू टू बैड हैंड राइटिंग, हमारी जो परसेंटेज है, हमारे मार्क्स जो है वो 80% से नीचे आ जाते हैं, 75 पे आ जाते हैं, 70 पे भी आ सकते हैं, क्योंकि जो हमने लिखा वो एग्जामिनर को अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो उन्होंने मार्क्स नहीं दिए। तो ये सबसे बड़ा हमारे को फिर लॉस हो जाता है। याद होते हुए भी, लर्निंग करने के बाद भी हम मार्क्स नहीं मिल पाते हैं, उसका सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है हैंड राइटिंग।
तो आई होप आप जो हैं वो इस टॉपिक को बहुत सीरियसली लेंगे और अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जिनकी इम्प्रूव है पहले से वो भी और इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जिनकी हैंड राइटिंग अच्छी है, लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे अपन, मैंने अभी बताया वो कर्सिव का बहुत ज़्यादा चलन है आजकल, तो वो जो है वो ऐसे ऊपर से उसके अंदर से ये निकल के जाता है। कई जो है वो उसको ऐसे बना देते हैं या ऐसे बना देते हैं, तो ये रॉन्ग वे है ओ को लिखने का। तो जो कर्सिव हैंड राइटिंग लिखते हैं उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किस लेटर को किस तरीके से प्रॉपर वे में लिखा जाता है। प्रॉपर वे में लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप उसमें कितनी भी स्टाइल लगाइए, कुछ भी लगाइए, उसको फैशनेबल बनाइए हैंड राइटिंग को, डजेंट मैटर। मार्क्स तभी मिलेंगे जब आपकी हैंड राइटिंग अंडरस्टेबल होगी, क्लियर होगी और साफ सुथरी होगी, ज़्यादा काटा पीटी नहीं होगी, तो भी ही मार्क्स मिल पाएंगे। कितनी फैशनेबल है, कितनी स्टाइलिश है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है हैंड राइटिंग इंप्रूव करने में, डिफिकल्टी है तो कमेंट कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे जो टॉपिक चल रहा था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, उसकी तरफ। लेट्स गो। अब देखते हैं हमारे वन वर्ड 95 टू 96 टू 100 सेंचुरी कंप्लीट। चलिए 96 जो वन वर्ड है वो क्या कहता है, स्मॉल राउंड पीस ऑफ मेडिसिन। दवाई का एक छोटा गोल टुकड़ा, दवाई का एक छोटा गोल टुकड़ा क्या कहलाता है, उसको पिल कहते हैं। क्या कहते हैं, पिल, जिसको अपन टेबलेट या गोली कहते हैं। गोली, गोली, पिल या टेबलेट, और हिंदी में उसको कहते हैं गोली। नेक्स्ट 97th वन वर्ड, लास्ट मील ऑफ द डे, दिन का आखिरी भोजन। जो अपन लास्ट में करते हैं जब दिन एंड होता है, तब जो भोजन करते हैं उसको कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, उसको कहते हैं डिनर। क्या कहते हैं, डिनर। और दूसरा इसको कह सकते हैं सफर। क्या कहते हैं, सफर। नेक्स्ट नेक्स्ट है 98th एक्ट ऑफ किलिंग योरसेल्फ। खुद को मारने का जो कार्य है वो क्या कहलाता है, जब कोई व्यक्ति स्वयं को ही मार लेता है उसको क्या कहते हैं, सुइसाइड। क्या कहते हैं, सुइसाइड। उसको रात्रि भोजन कहते हैं, डिनर या सफर को। सुसाइड को कहते हैं आत्महत्या। आत्म यानी स्वयं की, और हत्या यानी हत्या, जान लेना। मर्डर, मर्डर भी कर सकते हैं, मर्डर नहीं कर सकते इसको, सुसाइड। मर्डर तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हत्या करता है उसको मर्डर कहते हैं। ये आत्महत्या है, सुइसाइड। वन वर्ड नंबर 99, फर्स्ट मील ऑफ द डे, दिन का पहला भोजन क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, हाँ हाँ वही, वो का वही है, बोलो बोलो, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, नाश्ता क्या कहलाता है, नाश्ता। हालांकि मैं नहीं करता हूँ नाश्ता, क्योंकि इसके नाम में ही गड़बड़ है। ब्रेक यानी टूटा हुआ, फास्ट यानी तेजी से। तो ऐसी चीज जो टूटी हुई है और तेज 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 खानी पड़े, क्या फायदा, क्या फायदा। ब्रेकफास्ट फर्स्ट मील होता है किसी भी दिन का। नेक्स्ट 100 सेंचुरी कंप्लीट, मील ईटन इन द मिडिल ऑफ द डे, दिन के बीच में किया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है, बोलिए। उसको कहते हैं लंच। क्या कहते हैं, लंच। यदि नीचे नहीं दिख रहा हो तो आप ऊपर देख सकते हैं। इसको कहते हैं दोपहर का भोजन। क्या कहते हैं, दोपहर का भोजन या लंच। तो आज बस 100 तक ही कंप्लीट करेंगे वन वर्ड को, बाकी का देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं आगे वाले वीडियो में, डेफिनेटली मिलते हैं। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपने वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, 12th साइंस रिजल्ट्स आरपीएससी के प्रोबेबली 20th मई तक आ सकते हैं, तो तैयार हो जाइए रिजल्ट्स सुनने के लिए, सेलिब्रेशन करने के लिए, और हमारा मुंह मीठा कराने के लिए। थैंक यू।